Hello children, how are you? This is Aziz and you are watching beautiful and cute channel Miss Wahi Education. Today we will discuss about the Newton's second law of motion. What is the topic of today? The topic is Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. Second law of motion. What is the topic? Topic is Newton's second law of motion. Before starting the Newton's second law of motion, I would like to explain not in detail the momentum. Momentum. What is momentum? In the previous video I explained the momentum. So children who is not watching this with that video momentum, go to the YouTube and search momentum Miss Wahi Education. To watch that video, the momentum is explained in detail. Here we are talking about very short because the momentum is the base of the Newton's second law of motion. Okay, fine. What is the momentum? I am not talking about the momentum, but how can we change the momentum? An external force, point number one, an external force required to change the momentum of a body. Momentum of a body. It is true or not? Yes, it is true. I explain in detail in the momentum videos of momentum, because P is equal to mb. If we apply the force on a body, then the motion of a body will be changed. Motion of a body will be changed. It means the velocity of a body will be changed. देखिए, put up here. If we apply the force on a body, then the velocity of a body will be changed. It means we continuously change. If we applying the force again and again and again, the velocity of a body changes continuously. अगर velocity change हो रही, maybe यानी कि it is sure that momentum is also be change. मोमेंटम इज ऑल्सो भी चेंज. अगर वेलोसिटी में हम फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पर, तो उसकी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है बच्चों, तो वेलोसिटी चेंज होने के साथ साथ उसका मोमेंटम भी चेंज होगा, बिकॉज द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी हम चेंज करेंगे किसी बॉडी की, तो मोमेंटम चेंज होगा. यही जो मोमेंटम होता है. अच्छा, एक चीज और नोटिसेबल है, हम कम फोर्स लगाएंगे तो कम वेलोसिटी चेंज होगी, कम मोमेंटम चेंज होगा, और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो और ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगी और ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा. यानी जितना हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे बॉडी के ऊपर, उतना ही मोमेंटम चेंज होगा. ये जो फोर्स है, यानी कम फोर्स लगाए तो कम मोमेंटम चेंज, ज्यादा फोर्स लगाए तो ज्यादा मोमेंटम चेंज. यही तो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. एक्सक्यूज मी, यही है बच्चों न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो मोमेंटम से डायरेक्टली कैसा है, प्रोपोर्शनल. या हम ये कहें कि जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. बिल्कुल भाई, अभी बताया ना कि जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना वेलोसिटी चेंज होगा, उतना वेलोसिटी चेंज होगा तो उतना मोमेंटम चेंज होगा. जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना और ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगा और उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा. यानी चेंज इन मोमेंटम किस पर डिपेंड हुआ? बिल्कुल फोर्स पर, एक्सटर्नल फोर्स. तो अब हम लॉ लिख रहे हैं. अब है ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब मैं यहाँ पर लॉ लिखूंगा. क्या है लॉ? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to unbalance, is directly proportional to an external unbalanced force. ये आ गया हमारा मोमेंटम की डेफिनेशन. क्या मोमेंटम की सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum of a body is directly proportional to the unbalanced force on the body in the direction of applied
फोर्स। ये लिखना चाहे तो लिखते नहीं, इतना ही सफिशिएंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, जहां पे भी हम बात करते हैं बच्चों मोमेंटम से रिगार्डिंग, वहां पे लीनियर मोमेंटम, जहां पे भी वर्ड आप देखो बुक्स में वगैरह में फिजिक्स में, मोमेंटम का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्टली मोमेंट, लीनियर मोमेंटम। लीनियर का मतलब स्ट्रेट पाथ में मोमेंटम, स्ट्रेट पाथ में जो बॉडी मूव करे उस मोमेंटम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसे तो एंगुलर मोमेंटम भी होता है वगैरह वगैरह, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बच्चों किसी बॉडी पर, उतना उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। अब मोमेंटम वेलोसिटी किस वजह से चेंज हो रही है? फोर्स की वजह से। और मोमेंटम किसकी वजह से चेंज हो रहा है? फोर्स की वजह से। यानी कि जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो फोर्स की वजह से चेंज हो रहा है। तो मोमेंटम किस पर डिपेंड हुआ? फोर्स पर। कैसा? डायरेक्टली। बस यही चीज है। आइए इसको ड्राइव करते हैं, इसको ड्राइव करते हैं। यानी कि ये हमारा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन टी, डेल्टा पी अपॉन टी। ये है हमारा लॉ, ये है लॉ बच्चों कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा रेट ऑफ चेंज। डेल्टा पी क्या बताएगा? रेट ऑफ चेंज। आपको बताया था कि डेल्टा क्या शो करता है फिजिक्स में? डेल्टा शो करता है किसी भी बॉडी का चेंज। तो यहाँ पे पी है यानी कि मोमेंटम में चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है बच्चों? मोमेंटम में चेंज हो रहा है। क्लियर? चलिए अब इसको थोड़ा सा और समझ लें। हम मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर, अब इसका डेरिवेशन और देख लें हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, मूविंग विद अ वेलोसिटी u, ठीक है, acquires a velocity v in time t, then, ठीक है, v वेलोसिटी, m मास, इनिशियल वेलोसिटी u। वो ये कह रहे हैं बच्चों कि एक बॉडी है, मान के चला एक बॉडी है, उस बॉडी का मास है m। कितना मास है? m। उसके बाद वो मूव कर रही है किस वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर बॉडी में वेलोसिटी नहीं है तो उसमें कोई मोमेंटम नहीं होगा, यानी कि रेस्ट में होगी बॉडी। यहाँ पे बॉडी रेस्ट में नहीं है क्योंकि हमें मोमेंटम में चेंज चाहिए, तो कुछ ना कुछ पहले मोमेंटम होगा, तभी तो नया मोमेंटम आएगा, तभी तो मोमेंटम में चेंज आएगा। यानी कुछ ना कुछ वेलोसिटी बॉडी की होगी, तभी तो कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। तो हमने मान के चला कि इनिशियल वेलोसिटी जो है, एक बॉडी m मास है उस बॉडी का, और वो बॉडी मूव करे किस वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। उसके बाद t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। यहाँ पे बच्चों हमें बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा? इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बच्चों? इनिशियल मोमेंटम हमें मालूम है कि मोमेंटम होता है mv, तो p1 इज इक्वल टू m। अब इनिशियल वेलोसिटी u है तो mu ले लेंगे। फाइनल मोमेंटम यहाँ निकालेंगे, यहाँ पे फाइनल मोमेंटम बच्चों आएगा p2 इज इक्वल टू mv। p2 क्या आ जाएगा? p1 मान लिया हमने इनिशियल मोमेंटम, जब बॉडी मूव कर रही थी, फिर उस पर फोर्स एक्सर्ट किया जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, v हो गई t टाइम में। तो हमने मान लिया कि फाइनल मोमेंटम p2 कितना हो गया? mv। मोमेंटम में भी चेंज हुआ। चलिए अब हम लगाते हैं लॉ, ठीक है। अब हम क्या लगाते हैं बच्चों? लॉ। देखिए हमें क्या मालूम है? ये मालूम है, ठीक है, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। फिर से इसको लिख लें। चलिए यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन में भी बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। जहां पर भी फिजिक्स में बच्चों रेट वर्ड आप देखो, समझ लेना वहां पे रेट का मतलब है टाइम से, ठीक है। वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज टाइम के साथ, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज टाइम के साथ, ठीक है। तो ये हो गया। तो F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी P2 माइनस P1 लिख सकते हैं हम कि नहीं बच्चों? बोलो। डेल्टा पी को
P2 माइनस P1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चेंज हम अगर कहीं पर भी निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो P2 माइनस P1 कर दिया बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लें। P2 की वैल्यू हमने रख दी mv, ये मालूम है, ठीक है, माइनस P1 की वैल्यू रख दी mu अपॉन t, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक, इसका जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ये मैंने रफ कर दिया। तो ये हो गया F प्रोपोर्शनल। यहाँ से आपको दिख रहा है मास कॉमन है, सेम है, तो v माइनस u अपॉन t। अब ये v माइनस u जो है बच्चों, ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। मालूम है एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो v माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही होता है बच्चों। यानी कि इस पूरे को ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। a v माइनस यू अपॉन टी इज a, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लें हम लोग यहाँ पर, ये नीचे वाला रफ कर दें, अब जरूरत नहीं है ना, चलिए इसको रफ कर दें, लिख लिया होगा बच्चों ये, चलिए इसको भी रफ कर देता हूँ मैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हो गया। अब f इज इक्वल टू, जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो वी विल टेक द कांस्टेंट k ma, यहाँ पर लिख दीजिए k के बारे में, वेयर k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाया, इक्वल लगाया, तो यहाँ पर एक k आ जाएगा, जो हमें लेना पड़ता है जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, दैट इज k। यहाँ पर न्यूटन साहब ने k लिया था कि यहाँ पर k लिख लेते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, तो हमने मान लिया कि इफ 1 न्यूटन फोर्स is applied on a body of 1 kg mass acquires acceleration is 1 meter per second square। क्या बात समझ में आई बच्चों, कि हमने माना कि 1 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पर लगा रहे हैं और उस बॉडी का मास 1 kg है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स की जगह 1 रख दो, मास की जगह 1, एक्सेलरेशन की जगह 1 रख देंगे, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। 1 न्यूटन इज इक्वल टू k, 1 kg बॉडी, 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन, तो k की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पर फिर हम इसको और सॉल्व कर लेंगे, तो f इज इक्वल टू ma, ये हो गया बच्चों हमारा डेरिवेशन। यानी कि प्रूव करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्राइव f इज इक्वल टू ma, या मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैथमेटिकल डिराइव करो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, तो f इज इक्वल टू ma। यहाँ से हम बच्चों मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे फोर्स का, यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड किसका, फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पर फाइंड करेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई कि न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में क्या बताया था, मोमेंटम के रिगार्डिंग लॉ था ये। किसके रिगार्डिंग, अगर मोमेंटम आपको मालूम है तो मोमेंटम से आप न्यूटन सेकंड लॉ को बता सकते हो, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं। यहाँ तक आपका ड्राइव हो गया, अब कहानी सिर्फ समझने की है कि आगे क्या क्या चीजें इससे हमें मिल सकती हैं, ये क्या क्या कॉन्सेप्ट इससे हमें मिल सकते हैं वो, ठीक है। चलिए अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये a इज इक्वल टू, मैं ग्रीन पेन से ब्लू पेन से लिखना चालू कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। चलिए तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f अपॉन n, a इज इक्वल टू f अपॉन n। अब समझो यहाँ पे बात को समझना बच्चों, यहाँ पे हमने 2 बॉडी ले ली, ठीक है। एक बॉडी ये ले ली, 5 ग्राम मास है इसका, एक बॉडी हमने ये ले ली। चलो थोड़ा सा दूर दूर ले लें, समझाने के लिए तो करना पड़ेगा। चलिए एक बॉडी हमने ये ले ली 5 ग्राम,
ओके बच्चों, और एक बॉडी हमने ले ली 5 ग्राम, ठीक है। इस पर हमने फोर्स एक्सर्ट किया कितने का, F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है। इस पे हमने फोर्स एक्सर्ट किया F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। अब हमें ये बताओ किस बॉडी में एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, किस बॉडी में एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ये हमारी बॉडी ए मान लिया, इसको हमने मान लिया बॉडी ए है, और इसको हमने मान लिया बॉडी बी है। अब बताओ किस बॉडी में एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसमें ज्यादा फोर्स लग रहा है। बिल्कुल आपका आंसर सही होगा, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो कि जिसमें ज्यादा हम फोर्स लगा रहे हैं उस बॉडी में एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि मास दोनों का सेम है। 5 ग्राम इस ए बॉडी का मास है, 5 ग्राम इस बॉडी बी का मास है, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी बी इज ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी ए। एक्सेलरेशन को ऐसे भी डिनोट करते हैं, बताया था एक्सेलरेशन वेक्टर है, और नहीं भी लगाए एरो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चलिए हटा दिए, कंफ्यूज मत होइए। इतना समझ में आया कि बॉडी बी में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ बॉडी ए। क्यों होगा? क्योंकि इसमें फोर्स ज्यादा अप्लाई कर रहा है, बिकॉज यहां लिखना चाहे BECAUSE, बिकॉज बॉडी बी exerts more force, ठीक है। चलिए एक चीज और समझते हैं यहाँ पर। ओहो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक चीज और समझते हैं बच्चों, ठीक है। क्या समझते हैं? देखिए, जैसे एक बॉडी ये है हमारे पास, ठीक है, ये बॉडी, चलिए एक बॉडी ये है हमारे पास, इसका मास है हमारे पास 5 ग्राम, ठीक है। इस पे हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं 10 न्यूटन का, ठीक है। एक बॉडी है हमारे पास, ये वाली बॉडी है, इसका मास है हमारे पास 10 ग्राम, ठीक है, या इसका मास कर लो 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम। अब इस पे हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं 10 न्यूटन का, ठीक है। अब समझो बच्चों, एक बॉडी ये जिसका मास है 5 ग्राम और फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 10 न्यूटन। एक बॉडी ये है 20 ग्राम जिसका मास है 20 ग्राम, इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 10 न्यूटन का। अब बच्चों हम आपसे पूछें कि किस बॉडी पर एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, किस बॉडी पर एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर हम कहें ये बॉडी ए है हमारी और ये बॉडी बी है, तो आप कहोगे सर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी ए इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी बी। रीजन बताओ बच्चों, क्यों? रीजन बताओ क्यों। क्वेश्चन आता है अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इसमें ज्यादा, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बॉडी का मास अलग अलग है। लेकिन बॉडी का मास क्या है? अलग अलग है। तो जिस बॉडी का मास कम है वो ज्यादा एक्सेलरेट होगी, जिस बॉडी का मास ज्यादा है वो कम एक्सेलरेट होगी। बिकॉज PECAUSE, बिकॉज मास ऑफ बॉडी A is smaller than mass of body B। बॉडी बी के कंपैरिजन में बॉडी ए का मास कम है। तो आपको दो चीजें बच्चों यहाँ से समझ में आई। ग्रीन का है मेरा मार्कर, ये है। देखो एक तो चीज यहाँ पे समझ में आई कि यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा था, फोर्स अलग अलग था और मास सेम था। जब फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड हुआ? फोर्स अलग अलग है, मास अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड हुआ? फोर्स पर। अगर मास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड हुआ? फोर्स पर। जिसमें ज्यादा फोर्स उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन। अगर फोर्स कांस्टेंट है और मास अलग अलग है, मास यहाँ पर देखिए, मास इस बॉडी का मास है आपका ये और इस बॉडी का मास है 20 kg। अगर फोर्स कांस्टेंट है और मास अलग अलग है तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा? मास पर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये एक रिजल्ट हमारे सामने बच्चों, समझ में एक रिजल्ट आ गया हमारे सामने कि एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन फोर्स
के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर फोर्स कांस्टेंट अप्लाई करेंगे तो मास डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा मास पर बॉडी के, और इनवर्सली। और अगर फोर्स कांस्टेंट कर रहे हैं तो मास पर डिपेंड करेगा, और अगर मास सेम है, दो बॉडी का मास सेम है, तो एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा फोर्स पे, और वो भी कैसा डिपेंड करेगा, डायरेक्टली। तो दो बातें बच्चों इसमें समझ में आई। तीसरी बात और है, वो भी समझा दें, ये नोट कर लिया होगा। देखो एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि लॉ क्या है, लॉ बताओ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एग्जाम में इतने पूछेगा बच्चों कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताओ, तो आप बता दो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। इतना बता दो। और वो ड्राइव करने के लिए कहेगा तो यहाँ तक ड्राइव कर दोगे। बाकी उसके पहले की बातें जो मैंने समझाई और ये बातें जो अभी समझा रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में थोड़े यूज होंगे इन कॉन्सेप्ट का, तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं सारी बातें। चलिए, एक तीसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि इफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, अगर हम फोर्स जीरो कर दें, तो भाई यहाँ पे हम जीरो रखेंगे, जीरो इज इक्वल टू एम इंटू एक्सलरेशन, यानी एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन एम, यानी दिस इंप्लाइज एक्सलरेशन इज इक्वल टू जीरो। अगर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाएं, अगर नहीं लगाएं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, उसमें फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। यही हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ है। यही इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, external unbalanced force, अनबैलेंस्ड, चलिए यहाँ पर नहीं लिखो, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा छोटा लिखने आ जाएगा। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स in the absence of an external unbalanced force, acceleration is equal to zero. It means either a body at rest or in uniform motion, This is Newton's first law of motion. कभी कभी बच्चों एग्जाम में ये भी पूछ देते हैं, क्या पूछ देते हैं बच्चों एग्जाम में, ये पूछ देते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, यहां से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझाइए। क्या, या ये कह देते हैं कि इज Newton's second law is the consequence of Newton's first law is the consequence of Newton's second law of motion। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये ऐसा होता है। सर न्यूटन सेकंड लॉ से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को समझ सकते हैं। कैसे? ऐसे कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं हम तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। अब अगर बॉडी मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, और अगर वो रेस्ट में है तो भी वो रेस्ट में रहेगी क्योंकि उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ तक बच्चों बात समझ में आई, पूरी कहानी नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर इसकी कुछ यूनिट के बारे में और बात कर लें। चलिए यहाँ तक तो रफ कर दें, चलिए ठीक है, चलिए यहाँ की थोड़ी सी और बातें कर लें कुछ। चलिए अब इसकी कुछ ऐसा यूनिट ये भी हो गया होगा, ये भी रफ कर दे रहे बच्चों, ठीक है। चलिए समझते जाओ कॉन्सेप्ट्स। देखो बच्चों फिजिक्स जो है वो हिस्ट्री की तरह तो है नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह कि उसको रट लो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चों का फिजिक्स वीक इसलिए हो जाता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रख पाते और बाद में फिर कहते हैं कि फिजिक्स समझ में नहीं आता, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता बच्चों, अगर आप समझोगे तो सब समझ में आएगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो। चलिए यहाँ पे ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, हम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी यूनिट के बारे में बात कर लें तो यूनिट, ठीक है, किसकी यूनिट, फोर्स की। अब मास की क्या यूनिट होती है, मास की होती है बच्चों किलोग्राम, ठीक, और एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी होती है, मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, फोर्स की यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं न्यूटन भी बोलते हैं, न्यूटन। न्यूटन यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल आया कि नहीं आया। यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, इसको हम अगर हम 1000 ग्राम लिख दें और मीटर को कितना लिख दें इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 0 ये और 2 0 ये 10 टू 3 0 ये और 2 0 ये 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। डाइन नहीं, चुड़ैल नहीं नहीं चुड़ैल कहने लगो, डाइन की जगह ऐसे डाइन लिखकर चुड़ैल भी बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं, चुड़ैल बोलो, डाइन बोलो, कुछ भी बोलो, चुड़ैल नहीं है बच्चों। डाइन ये यूनिट है, ये यानी कि चूंकि बिकॉज 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 डाइन में 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी इस पूरे की जगह हम कितना लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम लोग डायन लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन में रिलेशन भी पूछ लेते हैं एग्जाम में 1 नंबर में कि रिलेशन बताओ न्यूटन और डायन में, तो रिलेशन हम इस तरह से ड्राइव करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो रिलेशन किस तरह से ड्राइव करेंगे, इस तरह से हम लोग ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, पूरी तरीके से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यूजेस और देख लीजिए जल्दी से। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन। टू कैच, फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन टू कैच द बॉल, टू कैच द बॉल इन मैच या क्रिकेट मैच, मैच। ठीक है, सेकेंड आपका यूज है आपका हाई जंपर्स, हाई जंपर made to use softy लिख लो, सॉफ्ट बैड और सैंड फॉर जंपिंग। ठीक है, तीसरा यूज समझ लो इसमें, यूज ऑफ सीट बेल्ट, यूज ऑफ सीट बेल्ट और एयर बैग, एयर बलून। चलिए, और भी यूजेस हैं, समझाते हैं इनको। पहला एप्लीकेशन है टू कैच द बॉल इन मैच, क्रिकेट मैच। चलिए, क्रिकेट मैच सबने देखा होगा, कुछ बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है क्रिकेट मैच में खेलने में। देखो, हाई जंप जो विकेट कीपर को लेके चलते हैं पहले, ठीक, बाकी बाद में एग्जांपल समझते हैं। विकेट कीपर, क्या किया विकेट कीपर ने कि जैसे ही बॉलर ने बॉल फेंकी और बैट्समैन उसको स्ट्राइक नहीं कर पाया, हिट नहीं कर पाया, तो वो बॉल कहाँ गई, विकेट कीपर के पास। तो विकेट कीपर क्या करता है, क्या जैसे बॉल ये आ रही है तो ऐसे बंद कर लेता है, नहीं, बल्कि हाथ को पीछे खींचता है, ऐसे खींचता है, ऐसे आई बॉल वाली, ये ऐसे कैसे, ये क्यों, ऐसा क्या रीजन है, क्यों हाथ को पीछे की तरफ हटाता है, पीछे की तरफ खींचता है। दूसरा, जैसे एक बैट्समैन है, उस बैट्समैन ने स्ट्राइक किया बहुत तेजी से, बॉलर ने बॉल फेंकी, उसने स्ट्राइक किया और वो बॉल हवा में चली गई और जो फील्डर है वो कैच ले रहा है, ऐसे आ रहा है, देख रहा है, ये ऐसे क्या, ऐसे ये देखो, दिख रहा है मेरा हाथ, दिख रहा है, ये गया और ये ऐसे कैच लिया, ये बॉल आई ऐसे, वहीं पर ऐसे क्यों नहीं ले लेता हूँ, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे आई बॉल ऐसे पीछे की तरफ हाथ क्यों खींचता है, क्या रीजन है। उसका रीजन बच्चों ये है क्योंकि जो हमारा लॉ कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज। अब अगर विकेट कीपर या जो फील्डर है बॉल को यहीं पर पकड़ेगा तो उसका जो वेलोसिटी होगी वो सडनली एकदम वो रेस्ट में आएगी, सडनली एकदम किस में आएगी, रेस्ट में, और उसके हाथ में इंजर्ड हो सकता है, उसके हाथ में चोट लग सकती है, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो पी से है लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम से। यानी अगर हम टाइम को बढ़ा देंगे
टाइम को बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। टाइम को बढ़ाने से फोर्स कम लगेगा, यानी कि आपका जो मोमेंटम होगा उसका बॉडी का, भाई बॉडी मोशन में तो मोमेंटम होगा, तो सडनली यहाँ पर जब हम कैच करेंगे या फील्डर यहाँ पे कैच करेगा तो उसका मोमेंटम सडनली रेस्ट में हो जाएगा, सडनली बॉल रेस्ट में आएगा और उस पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, उस फील्डर को उस बॉल पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। जैसे जैसे वो नीचे आई वेलोसिटी और कम होती चली गई, तो यहाँ पर उसको हाथों से फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा। और जैसे हम टाइम दे देते हैं, टाइम देने का मतलब क्या होगा, हम उसके मोमेंटम को और डिक्रीज होने दे रहे हैं, उसका मोमेंटम और कम हो जाए। ठीक, तो ये रीजन होता है, टाइम देने से फोर्स, टाइम बढ़ाने से फोर्स कम एक्सर्ट करना पड़ता है। यही रीजन विकेट कीपर का भी, विकेट कीपर ने हाथ पीछे किया तो बॉल को आने में और टाइम लिया, टाइम ज्यादा हुआ तो उसको फोर्स, मोमेंटम उसका और कम हो गया बॉडी का, और वो धीरे धीरे आगे आती हुई तो रेस्ट में हो गया, यानी टाइम बढ़ाने से फोर्स कम हो जाता है। ठीक है, तो ये रीजन है। हाई जंपर्स मेड टू यूज सॉफ्ट बेड एंड सॉफ्ट सैंड फॉर जंपिंग। जंपिंग के लिए हाई जंपर्स जो होते हैं, हाई जंप किया तो वो सॉफ्ट मैटिंग क्यों यूज करते हैं या सैंड पर क्यों जंप करते हैं, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि वो टाइम को बढ़ाते हैं, ताकि जैसे हाई जंप किया तो उनकी बॉडी सडनली किसमें, अगर वो हार्ड मैटिंग यूज करेंगे तो हार्ड मैटिंग सॉफ्ट होगी नहीं, वो कंप्रेस नहीं होगी, दबेगी नहीं, और उनकी बॉडी सडनली रेस्ट में आ जाएगी, उसको इंजरी हो सकती है। लेकिन ये तो होगी कॉमन लैंग्वेज कि हाँ ऐसा हो सकता है, उन्हें चोट लग सकती है, इसलिए वो हार्ड मैटिंग यूज नहीं कर सकते हैं, सैंड और सॉफ्ट मैटिंग यूज करते हैं। लेकिन इसका फिजिक्स में आंसर क्या दोगे, क्योंकि हम टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं, टाइम को इंक्रीज करने से उनका जो मोमेंटम है सडनली रेस्ट में नहीं होगा, सडनली मोमेंटम में चेंज नहीं होगा कि एकदम मोमेंटम हाई था और फिर एकदम से जीरो हो गया, तो वो नहीं होगा, बल्कि टाइम बढ़ने से मोमेंटम धीरे धीरे कम होगा। जैसे ये कूदेगा तो ये जो सॉफ्ट मैटिंग होगी वो कंप्रेस होगी, कुछ ना कुछ कंप्रेस होगी, ये सैंड कंप्रेस होगी, तो टाइम बढ़ जाएगा उसके मोमेंटम को सडनली जीरो होने में, तो फोर्स कम अप्लाई होगा। तीसरा एग्जांपल, यूज ऑफ सीट बेल्ट और एयरबैग बलून। अब तो जो ड्राइवर होते हैं उनके एयरबैग बलून भी आने लगे हैं, और सीट बेल्ट जो और पैसेंजर्स होते हैं वो कार में सीट बेल्ट क्यों यूज करते हैं, इसी वजह से, जैसे इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई किया ड्राइवर ने या कोई इंजरी हो गई तो क्या होता है, सीट बेल्ट आगे की तरफ, भाई मोमेंटम, इनर्शिया क्या बताते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन ये बताता है कि जैसे ही कोई मोशन वाली बॉडी रुकेगी तो जो उसमें पैसेंजर्स बैठे हैं वो आगे की तरफ फॉल्स, टेंड्स टू फॉरवर्ड, यही इनर्शिया ऑफ मोशन में बताया था, तो बॉडी आगे की तरफ जाएगी जब सडनली ब्रेक लगेंगे। तो यहाँ पर सीट बेल्ट का काम क्या है कि आपकी बॉडी को एकदम आगे ना जाने दे, बल्कि पीछे की तरफ, सीट बेल्ट पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी और आपकी बॉडी आगे की तरफ जाएगी। तो जब आगे की तरफ जाएगी तो बिना बेल्ट जब जो यूज नहीं करेगी तो एकदम से चली जाएगी, और जब सीट बेल्ट यूज करेंगे तो धीरे धीरे जाएगी, तो धीरे धीरे आगे जाने का रीजन